हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे टॉपिक्स हम अभी कवर कर चुके हैं और बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, और इनमें आज हम बात करने वाले हैं किसकी। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहाँ से पर्यटन स्थलों से, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको डेवलप मध्य प्रदेश सरकार खुद ही कर रही है। मध्य प्रदेश को पर्यटन हब बनाना चाह रही है, बिल्कुल। और इसीलिए मध्य प्रदेश ने पर्यटन नीति लागू करी 2012 से, जिसमें पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने ठान लिए, और मध्य प्रदेश में इतने सारे पर्यटन स्थलों को उन्होंने घोषित किया हुआ है, उनको डेवलप कर रहे हैं कि भाई आप मध्य प्रदेश में आए तो द इनक्रेडिबल इंडिया में नहीं, मध्य प्रदेश का दिल देखो, है ना। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और भाई साहब याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक इसको जरूर देखना है। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि भाई आखिर दोस्त होते किस लिए हैं। और भाई चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्यों? क्योंकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही होने वाली है ना भाई। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो धार्मिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, सारी चीजों की बात यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो पे हम पूरा टॉपिक खत्म करने वाले हैं, ठीक है भैया। सो जल्दी से जल्दी भाई दोस्तों तक जल्दी इसको शेयर करो। द इनक्रेडिबल इंडिया आपने ये देखा ही होगा, है ना, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, हिंदुस्तान का दिल देखो। और ये मध्य प्रदेश सरकार का लोगो है पर्यटन वाला, कई बार आपने देखा होगा, है ना। तो भाई साहब चलिए, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल में बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए, भाई पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घूमना फिरना, कई बार लोग बोर हो जाते हैं, क्या किया जाए, तो चलिए घूम के आते हैं। अब घूम के आते हैं, कहाँ घूमने जाएं हमें पता ही नहीं है, कौन कौन से स्थल है घूमने। मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा स्थल घूमने लायक हैं जिनको आप घूम सकते हो, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमें दो चार गिने चुने नाम पता रहते हैं बस। तो आज हम सारे के सारे तमाम पर्यटन स्थलों की बात यही करने वाले हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 1978 में क्या किया भैया, 1978 में पर्यटन के विकास के लिए क्या किया है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना करी। और ये क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1978 में करी गई थी। क्यों? पर्यटन के विकास के। इसके अतिरिक्त प्रदेश ने क्या किया है पर्यटन विकास और प्रोत्साहन के लिए, फिर 22 फरवरी 2017, कब की बात है? 22 फरवरी 2017, मतलब 5 साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कर दिया भैया, ताकि अब तो बिल्कुल से क्या हो, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हो, है ना। पर्यटन क्षेत्रों के विकास, उनके प्रबंधन के लिए 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, क्या, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना करी गई है। तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, मध्य प्रदेश पीएससी तक में ये पूछे जा चुके हैं। इको पर्यटन विकास निगम कब है? 2005 में स्थापना हुई है। इसके अलावा टूरिज्म बोर्ड की स्थापना 2017 में हुई है, और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में करी गई। और तीनों के तीनों ये डेवलप किए गए हैं पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और भैया इसके लिए लाई गई है क्या? पर्यटन नीति। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहली पर्यटन नीति की जो शुरुआत थी, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश सरकार की प्रथम पर्यटन नीति कब लागू करी गई। तो भैया 5 सितंबर, जो शिक्षक दिवस होता है ना, 2012 को राज्य पर्यटन नीति की इन्होंने घोषणा करी मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, क्यों करी? क्योंकि भैया पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करना है। अब उद्योग है, इसमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है भैया, इससे रेवेन्यू जनरेट होती है, लोगों को रोजगार मिलता है और लोग घूमने आते हैं, तो हब बन जाए ये पर्यटन का मध्य प्रदेश। इसलिए पर्यटन नीति की घोषणा करी गई है 5 सितंबर 2012 को। और भैया राज्य पर्यटन नीति 2012 जो घोषित करी गई थी, 2 साल बाद उसमें कुछ संशोधन भी कर दिए गए। 2014 में थोड़े से संशोधन कर दिए गए। इसका उद्देश्य क्या था कि भैया पर्यटन क्षेत्रों को और विकसित किया जाए, और जो है पर्यटन क्षेत्र उनको और सुदृढ़ किया जाए और अच्छा किया जाए, ताकि क्या कि वो भैया निजी निवेश जो है उसको प्रोत्साहित किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने 16 सितंबर 2016 नवीन पर्यटन नीति और पर्यटन कैबिनेट, इनका गठन किया। फिर एक और पर्यटन नीति लाई गई 2012 के बाद। 2016 को नवीन पर्यटन नीति लागू कर दी गई भैया, और इसके लिए पर्यटन कैबिनेट का भी गठन किया गया। अब भैया बात करें सो जल पर्यटन की भी व्यवस्था मध्य प्रदेश में करी। जल पर्यटन का मतलब क्या है कि भैया कुछ ऐसे पानी वाले, स्पोर्ट्स वाले और पानी से संबंधित पर्यटन स्थापित किए, तो उसके लिए जल पर्यटन नीति भी घोषित करी गई है। गतिविधियों को संचालित किया गया संवर्धित करने के उद्देश्य से
28 फरवरी 2017। कब? 28 फरवरी 2017 जल पर्यटन नीति लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे, हनुवंतिया टापू का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये पूरे के पूरे वाटर स्पोर्ट्स वहां करवाए जाते हैं, हर प्रकार की फैसिलिटी, घूमो फिरो, ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो। क्यों? इसीलिए ताकि जल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। भाई बहुत सारे लोग, मध्य प्रदेश कैसा है हमें पता है कि भाई वो लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ आसपास ना कोई समुद्र है ना किसी दूसरे देश से बाउंड्री लगती है। तो भैया अगर हम लोग बाग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हमारी इच्छा गोवा घूमने की है, तो क्यों ना गोवा जैसी व्यवस्थाएं कहाँ कर दी जाए? मध्य प्रदेश में ही कर दी जाए। तो लोग जो मध्य प्रदेश के गोवा घूमने जाते हैं वो क्या करेंगे? कम से कम मध्य प्रदेश के आए, और जब मध्य प्रदेश से डेवलप हो जाएगा तो दुनिया भर के लोग आएंगे फिर वहां पे, है ना। सो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा भी बढ़ेगा, भाई जनरेट तो होगी ना रेवेन्यू। जी हाँ। सो प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा राज्य में 382 ऐसे पर्यटन केंद्र, कितने? मध्य प्रदेश में 382 पर्यटन केंद्र हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। तो भाई अगर आप हर सप्ताह भी घूमेंगे, हर सप्ताह भी घूमेंगे, तो 52 सप्ताह होते हैं साल में, तब भी भैया आपको 5-7 साल लग जाने वाले हैं केवल इन पर्यटन स्थलों को घूमने में, 8 साल कम से कम। लेकिन इतना तो होता नहीं है। तो मध्य प्रदेश में 382 पर्यटन केंद्र हैं, ठीक है। इनको सरकार ने चिन्हित किया हुआ है, जिनमें से 20 ऐसे पर्यटन केंद्र हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के 20 पर्यटन केंद्र केवल मध्य प्रदेश में हैं। तो भाई चलो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे, उन 20 पर्यटन केंद्रों में घूमेंगे, है ना। पहले मध्य प्रदेश देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो, फिर उसके बाद हिंदुस्तान देखेंगे ना भाई। चलिए, तो 20 वो कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र हैं सबसे शुमार, तो ये देख पा रहे होंगे आप। इनके लिए तो ख्याति ऐसी है कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मंदिर देख के ही आप समझ जाते हो किसकी बात चल रही। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं खजुराहो की। तो खजुराहो भैया विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है ये पर्यटन स्थल। भारत नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, दुनिया भर से लोग देखने आते हैं इन मंदिरों को, क्योंकि इनकी जो शैली है वो इतनी अद्भुत शैली है भाई साहब की क्या ही बताएं। चंदेल राजवंश के द्वारा, राजाओं के द्वारा इसको बनाया गया था 1050 से 1150 ईस्वी में, ठीक है। इनका निर्माण कराया था। पहले बहुत सारे मंदिर थे, 100 से ज्यादा मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब वो नष्ट हो चुके हैं, कुछ मंदिर ही बचे हैं, है ना। तो चलिए इसकी और विस्तृत बात कर ले खजुराहो की। छतरपुर जिला है मध्य प्रदेश का, ये छतरपुर जिला आप देख पा रहे होंगे, ये है छतरपुर जिला। छतरपुर जिले के अंदर खजुराहो तहसील है। वहीं भैया खजुराहो के मंदिर जो हैं भारतीय स्थापत्य और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक हैं। इनमें जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली के बने हुए मंदिर हैं। मंदिर भी 3 शैलियों के बने होते हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। तो भैया नागर शैली से निर्मित ये मंदिर जो हैं 10वीं 11वीं शताब्दी के मध्य में चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। और ये सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हर एक एग्जाम में मध्य प्रदेश के, इसलिए याद रखना है 10वीं 11वीं शताब्दी के मध्य में चंदेल राजवंशों के द्वारा, यानी चंदेल राजवंश के राजाओं के द्वारा इनको बनाया गया है। नागर शैली में ये मंदिर बने हुए हैं, ठीक है भैया। 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था उस समय, जो कि बचे नहीं पाए, तो अभी फिलहाल 22 मंदिर ही बचे हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 22 मंदिर खजुराहो में देखने लायक हैं। 1986 वो वर्ष है जो कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि यही वो वर्ष है जब खजुराहो को भारत में, मतलब मध्य प्रदेश का पहला ऐसा पर्यटन स्थल था जिसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, ठीक है भैया। 1986 खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर सूची में घोषित कर दिया गया था। और भैया 2009 में भारत के 7 आश्चर्य जो हैं उनमें एक हो गया है खजुराहो, याद रखिए, ठीक है भैया। खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। क्या भैया? पत्थरों पर तराशी गई नगरी किसको? खजुराहो को कहा जाता है। ये सीधे सीधे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं 85 मंदिर थे, 22 बचे हैं। तो उन 22 मंदिरों को 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया है, ठीक है, जिनमें पश्चिमी मंदिर समूह है, पूर्वी मंदिर समूह है और दक्षिणी मंदिर समूह है। 3 अलग अलग समूहों में ये 22 मंदिर जो हैं अभी रखे गए हैं, जिनको आप अलग अलग देख सकते हैं। खजुराहो में पश्चिम मंदिर समूह के जो प्रमुख मंदिर हैं इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। पश्चिमी समूह में सर्वाधिक मंदिर हैं, याद रखिएगा, और इनमें कंदरिया महादेव, ये बहुत फेमस मंदिर है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर, है ना। तो कहाँ है? पश्चिमी समूह का मंदिर है। 64 योगिनी का मंदिर, ये 64 योगिनी के मंदिर भैया पूरे भारत में गिने चुने 3 हैं।
ठीक है। भारत का जो संसद भवन था पुराना, वो भी 64 योगिनी मंदिर को देख के बनाया गया है। ठीक है, हालांकि वो ये वाला नहीं है, लेकिन बनाया तो 64 योगिनी मंदिर को देख के ही गया है। तो 64 योगिनी मंदिर भी है, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतंगेश्वर, तो कंदरिया महादेव, मतंगेश्वर, 64 योगिनी मंदिर, ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो पश्चिमी मंदिर समूह के अंतर्गत आते हैं खजुराहो में। इसके अलावा पूर्वी मंदिर जो समूह है उसके अंतर्गत जैन मंदिर है जनरली, पार्श्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ये प्रमुख मंदिर है। ठीक है, जैन मंदिरों का समूह है ये दक्षिण पूर्वी मंदिर समूह। दक्षिण मंदिर समूह के अंतर्गत दूल्हादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। ये चतुर्भुज मंदिर कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये दक्षिणी समूह के प्रमुख मंदिरों की बात यहां पर करी हुई है। कंदरिया महादेव मंदिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसकी बात करें तो यह भैया सबसे विशाल मंदिर है पूरे खजुराहो का। कंदरिया महादेव मंदिर सबसे विशाल मंदिर है पूरे खजुराहो का, याद रखिएगा, इसलिए पूछा जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। विद्याधर वो शासक थे भैया उस समय जब महमूद गजनी ने आक्रमण किए थे भारत में, उस समय की ये चंदेल शासक थे। और पूरे चंदेल राजवंश में सबसे शक्तिशाली राजाओं में इनकी गिनती होती है, याद रखिएगा। इन्होंने ही कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। यह है नंदी, जो शिव जी के साथ नंदी होते हैं ना, तो नंदी की भी सबसे ऊंची प्रतिमा यहां पर स्थापित है इसी कंदरिया महादेव मंदिर में। और इसकी जो लंबाई है 102 फीट की है, 3 इंच, 102 फुट 3 इंच, और चौड़ाई जो है 66 फुट 10 इंच की है। ऊंचाई की बात कर ले सो 101 फुट और 9 इंच ऊंचाई है मंदिर की। सबसे बड़ा मंदिर है क्या? कंदरिया महादेव मंदिर। और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से इसकी तुलना करी जाती है। इसकी कंदरिया महादेव की मंदिर की जो तुलना है वो उड़ीसा में भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, उससे इसकी तुलना करी जाती है। उसके जैसे ही ये मंदिर है, हालांकि वो द्रविड़ शैली का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 64 योगिनी मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ यह मंदिर है और सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक यह मंदिर माना जाता है। ये शिव सागर झील के पास दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसका विन्यास उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। और इस मंदिर का आकार आयताकार है। कैसा है? आयताकार मंदिर है भैया ये। कौन सा? 64 योगिनी। नेक्स्ट लक्ष्मण मंदिर, जिसपे हमने बात करी थी, पंचायतन शैली में ये मंदिर निर्मित है। कैसा? पंच आयतन शैली में ये मंदिर निर्मित है और यशो बर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु की 100 फुट ऊंची प्रतिमा इसमें स्थापित है। 100 फीट ऊंची प्रतिमा है भगवान विष्णु की यहां पर लक्ष्मण मंदिर में। चित्रगुप्त मंदिर, सूर्य देवता जो है ना भैया, सूर्य, तो सूर्य को समर्पित चित्रगुप्त का निर्माण यहां पर राजा गंडदेव, ये गंडदेव भी चंदेल वंश के शासक रहे हैं। गंडदेव के बाद विद्याधर आए हैं, याद रखिएगा। ये भी शक्तिशाली शासकों में से एक थे। ठीक है, इस मंदिर के गर्भगृह में सूर्य प्रतिमा के दाईं ओर चित्रगुप्त जी की प्रतिमा है, इसलिए इसको चित्रगुप्त मंदिर भी कहा जाता है। मतंगेश्वर मंदिर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिव जी को समर्पित 8 फीट ऊंचे मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण ये हर्ष बर्मन ने करवाया था। और इसी मंदिर में भटकत मणि है ये, इसकी भी स्थापना इसी मंदिर में करवाई गई, मतंगेश्वर मंदिर। शिवनाथ मंदिर पंचायतन शैली में ये भी बना हुआ है मंदिर। और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव बर्मन ने 1002 से 1003 के बीच में करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। और 89 फीट की इसकी लंबाई और 45 फुट की चौड़ाई है इस मंदिर की, तो जो देखने में बहुत भव्य लगता है। पार्श्वनाथ मंदिर ये जैन मंदिर है भैया। यह पूर्व समूह है सारे के सारे मंदिर में, जैन मंदिर ये पंचरथ शैली से निर्मित जैन मंदिर। इसका निर्माण 950 से 980 के बीच में यशो बर्मन के जो उत्तराधिकारी हैं राजा धंग जैन धर्म को मानते थे, तो इनके शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया है। पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और है। ठीक है, घटाई मंदिर यह भी जैन मंदिर है। ठीक है, पूर्वी समूह में स्थित है। और महावीर की प्रतिमा 16 स्वप्नों की, जो माता है उन्होंने जो 16 स्वप्न देखे थे उनके जन्म से पहले, उनके बारे में यहां पर दर्शाया गया है इस मंदिर के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूल्हादेव मंदिर दक्षिण समूह में ये मंदिर स्थित है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और वर्तमान में यह खंडित हो चुका है। हालांकि गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग इसमें स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये तो हमने पूरी खजुराहो की बात कर ली। अब दूसरे पर्यटन स्थल भैया, इसको कौन भूल सकता है, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा स्तूपा है।
ठीक है। सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, देख पा रहे होंगे आप, ये अशोक ने निर्मित करवाया था। सम्राट अशोक जो थे मौर्य साम्राज्य में, उनने, ठीक है। तो सांची रायसेन जिले में आता है, याद रखिएगा, ये सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म का ये प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल है सांची। इसका निर्माण 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक ने सांची की पहाड़ी पर स्तूप, विहार और एकाश्म स्तंभ बनवाए हैं बहुत सारे। सांची को प्राचीन काल में बेदिसगिरी, चेतियागिरी, काकनाथ, काकड़ाय और काकड़ाबटोर, काकड़ाद बोट और बोटश्री पर्वत, ये सभी नामों से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काकनाथ और काकड़ाय, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भाई किसको कहा जाता है, काकड़ाद या काकड़ाय, ठीक है। तो सांची को ही पुराने समय में प्राचीन नाम मिला था। ये सांची स्तूप की खोज बाद में करी गई 1818 में। अंग्रेज थे एक महोदय जिनका नाम है जनरल टेलर, क्या नाम है, टेलर थे वो, जनरल टेलर उनका नाम है। सो उन्होंने इसकी खोज करी थी यूनेस्को के द्वारा 1989 में। दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित मध्य प्रदेश का स्थल है सांची, याद रखिएगा। सो 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया था। 2017 में सांची के स्तूप का छाया चित्र जो है 200 रुपए के नोट पर छपवाया गया है। अब 200 रुपए का नोट आप देख सकते हैं, उसके पीछे सांची स्तूप आपको मिलेगा। सो भैया ये 2017 से इसको इतनी मान्यता मिल गई कि 200 रुपए में सांची का स्तूप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए सांची के अंदर बात करें तो एक पुरातत्वविद थे जनरल जॉनसन, जनरल कर्निंगम और कैप्टन मैसी, मेजर कोल और सर जॉन मार्शल साहब तो अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं इस मामले में पुरातत्व के क्षेत्र में। 1822 से 1919 के मध्य सांची में जो बौद्ध स्मारक हैं उनके उत्खनन और संरक्षण का कार्य इन लोगों ने करवाया है, ठीक है ना। और सांची में 3 बौद्ध स्तूप हैं बड़े बड़े, अब तो छोटे-छोटे और भी हैं लेकिन बड़े 3 स्तूप, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा स्तूप जो है वो 36.5 36.5 मीटर के व्यास का है, समझ पा रहे हैं, और 16.5 मीटर ऊंचाई वाला है। ये सबसे बड़ा स्तूप जो दिखता है ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, याद रखिए। इसमें जो देखी जाने वाली सजावट की शैली है वो उसको भरहुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भरहुत कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे, बहुत प्रमुख शिष्य थे, जिनमें से एक का नाम है सारीपुत्र और दूसरे जो शिष्य हैं महामुदगलयायन। इन दोनों की जो अस्थियां हैं इनको यहां पर संरक्षित किया गया, और ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे एक्चुअल, ठीक है ना भाई। उनकी अस्थियां हैं यहां पर विसर्जित करी हुई हैं, विसर्जित क्या करी हुई है मतलब संरक्षित करी हुई है बेसिकली इन स्तूप नंबर 2 में। ओमकारेश्वर ये अपने आप में भव्य है पर्यटन स्थल, इसकी भी हम बात कर ले तो ओमकारेश्वर खंडवा जिले में पड़ता है और नर्मदा नदी के किनारे पर यह स्थित है। ओम की दृष्टि नर्मदा जो बहती है ना तो ओम आकृति में बहती है, इसलिए ओमकारेश्वर इसके आसपास के क्षेत्र को कहा गया है, ठीक है। मंदाता इसका एक पूर्व नाम हुआ करता था, जो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मंदाता किसका पूर्व नाम हुआ करता था, तो ओमकारेश्वर का ही पुराना नाम मंदाता हुआ करता था। यह 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरे भारत में, 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में। मध्य प्रदेश ऐसा है जहां पर 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, एक तो उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो 12 में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो यहां पर स्थित है। तो यह है नर्मदा घाट जो है 24 अवतार यहां पर लिए गए हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, ये देख पा रहे होंगे फोटो आप यहां पर, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा ओमकारेश्वर है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। महेश्वर की बात कर लें भाई साहब, महेश्वर खरगोन जिले में पड़ता है, खंडवा पूर्वी निमाड़, खंडवा खरगोन पश्चिमी निमाड़। तो भाई आगे पहले ओमकारेश्वर फिर महेश्वर, ठीक है। सो महेश्वर खरगोन जिले में पड़ता है नर्मदा नदी के तट पर। इसका पुराना नाम महिष्मती हुआ करता था। महिष्मती साम्राज्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, बाहुबली में, ये वो नहीं है, ठीक है, लेकिन महिष्मती नाम जरूर आपने सुना है। ये अवंती की राजधानी हुआ करती थी पूर्व समय में जब महाजनपद काल चलता था, ठीक है। तो दक्षिण अवंती की ये राजधानी हुआ करती थी। महिष्मती इसे गुप्त आकाशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुप्त काशी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महारानी अहिल्याबाई जी का नाम आपने सुना होगा, ये होलकर वंश की बहुत ही सुप्रसिद्ध शासिका रही हैं। इन्होंने ही महेश्वर की स्थापना करवाई थी, राजधानी इसको बनाया था अपने समय काल में। यहाँ पर इन्होंने भवानी माता का मंदिर, अहिलेश्वर शिवालय, राजबाड़ा जो कि इंदौर में भी है ना, बाड़ेश्वर शिवालय, पिठाजी की छतरी, राजराजेश्वर शिवालय, कालेश्वर, जालेश्वर, बाड़ेश्वर, पंडरीनाथ, विश्वनाथ, मतंगेश्वर शिवालय,
सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है? महेश्वर में है। अहिल्या संग्रहालय, होलकर वंश की छतरियां, ये सभी की सभी चीजें जो हैं अहिल्याकालीन चीजें हैं, याद रखिएगा। अहिल्याबाई जो यहाँ की शासिका थी होलकर वंश की, उन्होंने ये सारी चीजों का निर्माण कराया है। ये देख पा रहे होंगे, ये महेश्वर घाट है जो बहुत फेमस है। यहाँ पर मालवा उत्सव भी करवाया जाता, सॉरी निमाड़ उत्सव करवाया जाता, मालवा उत्सव बोल रहा था। ठीक है, ये भैया ये देख पा रहे होंगे, ये तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो रायसेन जिले में स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुर की। किसकी बात कर रहे हैं? भोजपुर की। तो भैया भोजपुर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, बेतवा के किनारे पर। कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर राजा भोज जो परमार वंश के शासक हुआ करते थे, बहुत बड़े विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने ये भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया था और इस शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्तर भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? भोजपुर को कहा जाता है, भोजपुर मंदिर को। और यह विशाल शिवलिंग जो है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहलाता है। इसकी जो लंबाई है भाई साहब 5.5 मीटर और व्यास जो है 2.3 मीटर का है, 7.5 फीट का। यहां पर जैन मंदिर भी है, आप जाओगे पास में तो, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। और इस मंदिर परिसर में पार्वती गुफा, आचार्य मानतुंग की समाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इसके आसपास। ठीक है, मानतुंग आचार्य जो है ये मेहर भोज के शासनकाल में रहे हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में से एक माने जाते हैं। ठीक है, चित्रकूट, चित्रकूट का नाम कौन नहीं जानता भैया? जी हाँ, ये बिल्कुल रामायण कालीन स्थल है, याद रखिएगा। तो बिंद पर्वतमाला में, बिंद पर्वतमाला में मंदाकिनी नदी के तट पर, बहुत ही प्रचलित नदी है मंदाकिनी, इसके तट पर स्थित चित्रकूट जो है एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल है। 10 फरवरी 2009 यह वो समय है जब इसको पवित्र नगरी का दर्जा दे दिया गया है, याद रखिएगा। 10 फरवरी 2009 से पवित्र नगर के नाम से इसको मान्यता प्राप्त हो गई। किसको? हमारे चित्रकूट को। चित्रकूट में बहुत सारे धार्मिक स्थल है ना, जिनमें से राम घाट है, जानकी कुंड अपने आप में बहुत फेमस है, गुप्त गोदावरी यहां से निकलती है, भरत मिलाप मंदिर है जहां पर भरत मिलने आए थे राम जी से, सती अनुसुईया का आश्रम है। सती अनुसुईया वही है जिन्हें भैया राम जी ने पत्थर से वापस तब्दील कर दिया था। और हनुमान धारा यहां से बहती है, पर्वत है। और इसके अलावा स्फटिक शिला, क्या भैया? स्फटिक शिला, भरतकूप। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। इसके अलावा पास में सतना जिले में पड़ता है मैयर। मैयर अपने आप में बहुत फेमस है, ये शक्तिपीठ है, शारदा शक्तिपीठ इसको कहा जाता है। सतना से 40 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। 2009 में इसको भी पवित्र नगर घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मां शारदा जी का बहुत ही फेमस मंदिर है, शारदा शक्तिपीठ के नाम से विश्व विख्यात है। इसके अलावा आला उदल यहां पर सबसे पहले पूजा करने आते हैं, ऐसी मान्यता है, याद रखिएगा। मां शारदा जी की मूर्ति स्थापित करी गई है, ये जो है ये 559 विक्रम संवत में स्थापित करी गई थी। यहाँ पर नरसिंह पीठ है, गोपाल मठ है, आल्हा तालाब है, ये सभी दर्शनीय स्थल हैं। मैयर अपने आप में केवल धार्मिक रूप से नहीं, संगीत के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब जो हैं, संगीत में बहुत बड़ा इनका नाम है, इनकी कर्म नगरी रही है, मैयर बैंड के नाम से स्थापित है। मैयर समारोह यहाँ पर मनाया जाता है, या अलाउद्दीन खान समारोह जिसको कहा जाता है, याद रखिएगा। मैयर बाद प्रदन, इसकी स्थापना यहाँ पर बैंड जो है मैयर बैंड की स्थापना करी हुई थी। ऊन, ऊन भैया, ऊन जो कपड़े बनाए जाते हैं ऊन के सर्दियों में, वो नहीं है, ऊन जगह का नाम है और बहुत ही फेमस जगह है धार्मिक रूप से। खरगोन जिले में स्थित है ये, क्या भैया? खरगोन जिले में स्थित है। यहां पर 12 जीर्ण शीर्ण अवस्था में परमार कालीन शिव मंदिर और जैन मंदिरों का समूह है। ठीक है, शिव मंदिर और जैन मंदिर है परमार काल के, उनका अब वो खंडित हो चुके हैं हालांकि, लेकिन वो उनके अवशेष तो मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा उदयादित्य ने इन सब का निर्माण करवाया था, परमार राजा थे। ये सभी मंदिर जो हैं खजुराहो के मंदिर के समान है, याद रखिएगा, जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में, ये देख पा रहे होंगे आप, भव्य मंदिर है यहाँ पे जो कि ऊन में स्थित है। ठीक है भाई, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 गजा, इसके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। ये फेमस है जैन मंदिर के लिए। 52 गज की एक खड़ी प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की,
जैन धर्म के, तो 52 गजा इसका नाम पड़ गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में यह स्थित है, एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल। यहाँ पर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनकी विशाल प्रतिमा, ये देख पा रहे होंगे खड़गासन में 52 गज की, गज समझते हैं ना आप, एक कदम रखते हैं अपना, लगभग ये 1 मीटर से भी कम होता है, मतलब बोल सकते हैं इसको, ठीक है, 3 फीट क्या, तो 72 फीट की ऊंची यह प्रतिमा है खड़ी हुई। 52 गजा इसको कहा जाता है। श्रवण बेलगोला जो कर्नाटका में है, सबसे बड़ी बाहुबली भगवान की ये पूरा पहाड़ काट के बनाई हुई प्रतिमा थी। अभी तक वो सबसे बड़ी प्रतिमा कहलाती थी, लेकिन अब पटेल साहब की मूर्ति जो है वो बड़ी हो गई है पूरे भारत की या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति। उससे पहले तक वो श्रवण बेलगोला की मूर्ति ही कर्नाटक में जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा थी वो सबसे बड़ी हुआ करती थी। उसके बाद इसका ही नंबर आता है 52 गजा का, ठीक है। सो यहाँ पर हर वर्ष उत्सव होता है, मेला लगाया जाता है, याद रखिएगा। पुष्पगिरी, ये पुष्पगिरी बहुत इंपॉर्टेंट जैन तीर्थ क्षेत्र है, देवास के पास सोनकच्छ जगह है जहां पर ये स्थित है। इसके अलावा गोमटगिरी है जो इंदौर के पास में स्थित है, ये भी जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पहाड़ी पर महावीर, स्वामी आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ इत्यादि के भव्य मंदिर है, तो ये भी बहुत ही प्रचलित धार्मिक स्थल है। मंगलगिरी है, मंगलगिरी भी जैन तीर्थ स्थल है, सागर जिले के पास स्थित है, ठीक है। मुक्तागिरी, मुक्तागिरी में भैया 52 मंदिरों का समूह है, बैतूल के पास स्थित है, ये बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। 52 मंदिर हैं, जैन मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है, और कई बार क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। सोनागिरी, सोनागिरी में भैया 108 मंदिर है, जैन मंदिर, दतिया जिले में पड़ता है, जैन तीर्थ स्थल है, और ये भी बहुत फेमस है, कई बार इसके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो जैन तीर्थ स्थल हो गए बहुत सारे। इसके अलावा अब बात करें कामदगिरी, कामदगिरी पर्वत है, आपने नाम तो सुना ही होगा, ये सतना जिले में पड़ता है। चित्रकूट जब आप जाते हैं तो वहां पर सबसे प्रमुख भाग उसका कामदगिरी है, कामदगिरी की परिक्रमा करी जाती है, ठीक है, पूरी पर्वत की, ठीक है। यहाँ भगवान कामतानाथ जी जो है ना, उनका मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं, हमने बात करी थी। और भैया यहाँ पर इतने बंदर है कि हिसाब किताब से जाना भी पकड़ के ले जाते हैं, मतलब लोगों को नहीं, सामान को, ठीक है। अच्छा मजा आता है आप कभी अगर जाए तो। दादाजी दरबार यहाँ लगता है, खंडवा में स्थित है दादाजी दरबार, है ना, महान संत हैं दादाजी, इनकी समाधि स्थल है दादाजी दरबार के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। नेमावर, नेमावर भैया जैन और हिंदू क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, बेसिकली नर्मदा नदी के तट पर यह बसा हुआ है, देवास जिले में, हिंदुओं का जैन स्थल है, यहाँ पर मेला लगा जाता है। रुड़ीजा, रुड़ीजा बड़नगर जगह है, वहां पर तेजाजी महाराज जो है ये बहुत फेमस संत रहे हैं वहां के, और उनसे संबंधित यह पवित्र स्थल है, यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगाया जाता है। नोहटा, नोहटा भैया याद रखिएगा दमोह जिले में पड़ता है, और ये पहले रियासत हुआ करती थी, नोहटा रियासत, ठीक है। सो बेरसा नदी है, गुरैया नदी के संगम पर ये बसा है नोहटा, चंदेलों की राजधानी होती थी कभी। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें शिव मंदिर हैं, बहुत सारे जैन मंदिर हैं, इनके अवशेष आपको आज मिल जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र के रूप में बोल सकते हैं, या फिर आप पर्यटन के रूप में यहाँ पर जा सकते हैं। मितावली, मितावली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मितावली मुरैना जिले में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, मुरैना जिले में पड़ता है। ये प्राचीन मंदिर की धरोहर है। यहाँ पे प्राचीन काल में तांत्रिक क्रियाओं के लिए, तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र मंत्र के लिए, साधना के लिए यहाँ पर लोग वहां पढ़ने आते थे, विश्वविद्यालय हुआ करता था तांत्रिक साधनाओं के लिए। प्रतिहार राजा, प्रतिहार नरेश का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना, वो 300 सालों तक युद्ध करते रहे कन्नौज को लेकर, त्रिपक्षीय युद्ध कहलाता है। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन 3 राजवंशों के बीच ये युद्ध चलता रहा, जिसमें शक्तिशाली थे प्रतिहार लोग। समय समय की बात है, कभी पाल शासक भी रहे, कभी राष्ट्रकूट शासक भी रहे। तो प्रतिहार राजाओं ने मुरैना से 45 किलोमीटर की दूर रिठौरा, ये जगह का नाम है, वैसे ये तहसील हो गई है मुरैना के पास, रिठौरा, यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर, और यही वो भव्य मंदिर है जिस पर बना है क्या, भारत का संसद भवन। क्या बना है, भारत का संसद भवन, यही रिठौरा में 64 योगिनी मंदिर है। इसका निर्माण प्रतिहार राजाओं ने करवाया था। ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ही संसद भवन है भारत का। हालांकि अब नया संसद भवन आ गया है, ये पुराना संसद भवन हो जाएगा। ऐसा होता है कि नई दिल्ली के संसद भवन की स्थापत्य में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है ग्यारसपुर, ग्यारसपुर जगह है, विदिशा में पड़ती है, और बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक जगह है, जिसको घूमने की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से आप देख सकते हैं। विदिशा के समीप बहुत सारे मंदिरों के अवशेष मिल जाएंगे, प्राचीन मंदिर यहाँ ग्यारसपुर में। और
10वीं शताब्दी का एक अभिलेख यहां से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा वैष्णव मंदिर भी यहां से प्राप्त हो जाता है। इस अभिलेख में महेंद्रपाल, चामुंडा राजा और शिवगढ़, इन सब की जानकारी आपको मिल जाती है। ये आपने देख ही लिया होगा। हिंगलाजगढ़ का मंदिर भैया बहुत फेमस है, याद रखिएगा। हिंगलाजगढ़ का किला भी बहुत फेमस है, ठीक है। ये मंदसौर में पड़ता है। कहां पड़ता है? मंदसौर में। और कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंगलाजगढ़ का किला कहां स्थित है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मंदसौर में, ठीक है। हिंगलाजगढ़ राज्य संरक्षित इमारत है। यहां एक किले के अवशेष मौजूद हैं, जिसे कचहरी महल कहा जाता है। सूरज पोल, कटारा पोल, पाटन पोल, सूरज कुंड, ये सारी चीजें, ये पोल जो है दरवाजे कहलाते हैं। सूरज कुंड यहां पर एक कुंड है। गुप्त काल से लेके 14वीं शताब्दी तक की यहां पर मूर्तियां मिल जाती हैं। कहां पर? हिंगलाजगढ़ के किले में, इसके आसपास। परमार काल जो है उनकी गतिविधियों का ये केंद्र रहा। परमार शासकों का केंद्र इसको कहा जाता है। एक शक्तिपीठ भी यहां पर स्थित है, जिसको गौरी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। सप्त मातृकाओं की एकांकी प्रतिमाएं हैं यहां पर। तांत्रिक पूजाओं के बहुत सारे साक्ष्य मिल जाते हैं। अपराजित विनायकी, कात्यायनी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, अर्धनारीश्वर, शिव, लकुलिश, सदाशिव, नटराज, ये सारी की सारी मूर्तियां हैं, जो प्रतिमाएं हैं पुराने समय की, जो यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा जैन प्रतिमाएं हैं, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चंदा प्रभु, ये सभी जैन भगवानों की मूर्तियां भी यहाँ पर मिल जाती हैं हिंगलाजगढ़ से। पीताम्बरा पीठ भैया ये शक्तिपीठ है, बहुत इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है मध्य प्रदेश का। जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं ये अपनी जीत के बाद यहीं जाते हैं, और जीत की अर्चन के लिए पहले से जाते हैं, ठीक है। ये भैया आप देख पा रहे होंगे दतिया जिले में स्थित बहुत फेमस शक्तिपीठ है, पीताम्बरा शक्तिपीठ इसको कहा जाता है। बगुलामुखी माता जी है यहाँ पर, मां बगलामुखी। पीतम्बरा पीठ है, हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक और तांत्रिक गतिविधियों का स्थल है, याद रखिएगा। ये शक्तिपीठ के रूप में बहुत ज्यादा विख्यात है। सिख धर्म के तीर्थ स्थलों भी कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। कौन कौन से हैं भैया? तो आनंदपुर साहिब, ये बहुत फेमस है। ईसागढ़ में, अशोकनगर पे, मतलब अशोकगढ़ जिले में ईसागढ़ तहसील है, वहां पर ये आनंदपुर साहिब पड़ता है, जो कि बहुत फेमस स्थल है। इसके अलावा बंदी छोड़ गुरुद्वारा भैया, बंदी छोड़ गुरुद्वारा ये ग्वालियर में जय विलास पैलेस, जो भव्य पैलेस है, जिसकी देख के ही छटा मतलब मजा आ जाता है, ठीक है। सो वहां पर ये बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। इसके अलावा इमली बाजार गुरुद्वारा, ये इंदौर में स्थित है। गुरु नानक देव जी यहां पर आ चुके हैं, पधारे थे, ठीक है। सो इसकी अलग अपने आप में बहुत ज्यादा छटा है, किसकी? इमली बाजार गुरुद्वारा। पहाड़ी संगत गुरुद्वारा ये बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर में जो सिख धर्म के 10वें गुरु हुआ करते थे, गुरु गोविंद सिंह साहब, तो गुरु गोविंद सिंह जी यहां पर आए थे, इसलिए इनका अपने आप में बहुत महत्व है इस बाड़ी संगत गुरुद्वारा का। भाई वाला संधू गुरुद्वारा है ये शिवपुरी में स्थित है। ओमकारेश्वर साहिब, ये ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये प्रमुख प्रमुख सिख धर्म से संबंधित तीर्थ क्षेत्र भी हैं, यहाँ पर गुरुद्वारे हैं, जिनमें बहुत सारे लोग आते हैं माथा टेकने। ईसाई धर्म के भी स्थलों की कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। कैथेड्रल चर्च, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जबलपुर में। ये उसी समय जब अंग्रेज आए थे, 1840 से 1858 के बीच में स्टैब्लिश किया गया कैथेड्रल चर्च है, जो आज भी आप देख सकते हैं। रेड चर्च है इंदौर में। व्हाइट चर्च भी है इंदौर में, 1858 में इसको बनाया गया था। पचमढ़ी आप जाओगे तो पचमढ़ी में एक चर्च है, जिसे पचमढ़ी में 1875 में निर्मित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इमारतें हैं। पुरातत्व की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से लोग देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में बात कर लें तो भैया आए है एक ही तो चीज है मध्य प्रदेश में, जिससे कभी मन उबता नहीं है। जितनी बार चले जाओ आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, किसी भी मौसम में चले जाओ। पचमढ़ी वो जगह है, जी हाँ, पचमढ़ी वो जगह है मध्य प्रदेश की, है ना। होशंगाबाद जिले में यह स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा प्राप्त है पचमढ़ी को, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की छत भी इसको कहा जाता है, जी हाँ, ठीक है। और इसकी खोज 1862 में कैप्टन फोर्स ने करी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पचमढ़ी जो इतना भव्य है, इतना आलीशान है, आलीशान केवल देखने दिखाने का नहीं, प्राकृतिक रूप से इसकी भव्यता को देख लें आप, ऐतिहासिकता को देख लें, तो इसको निहारते रह जाओगे, मजा आ जाएगा आपको। कहीं भी चले जाओ, थकान तो महसूस होती नहीं हो, कितने दिन रुक जाओ, हालांकि ऐसा ज्यादा हो नहीं पाता है क्योंकि लोगों को कम टाइम ही मिलता है। सो 1862 में कैप्टन फोर्सिथ ने इसकी खोज करी थी। सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में स्थित होने के कारण इसकी अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य इतना निराला है कि आया है। सतपुड़ा की राजधानी, सतपुड़ा की रानी, हर कुछ इसको कहा जाता है। जो कह लो वो कमी है इसकी, तो मतलब तारीफ
करूँ मैं उसकी जिसने तुझे बनाया, मतलब इसकी तारीफ कर क्या कर लोगे आप। सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की यहीं स्थित है, जिसको धूपगढ़ कहा जाता है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बहुत मजा आता है इस चोटी पे बैठने में, हालांकि अब बंद कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इस पे बैठने का, मेरा तो रह चुका है एटलीस्ट। ठीक है, पचमढ़ी को 1999 में एक तो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। पचमढ़ी में तबा और देनवा ये दो प्रमुख नदियां हैं यहाँ पे, इनके संगम पर मड़ई वन क्षेत्र, यहाँ पर सफारी करवाई जाती है मड़ई में, याद रखिएगा, बहुत अच्छी जगह। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव श्रेणी में स्थित है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भैया धूपगढ़ चोटी कहाँ कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो महादेव श्रेणी में स्थित है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी ही इसी महादेव श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, हर वत्स कोट इसको कहा जाता था पहले के समय में। समुद्र तल से 1350 मीटर की ये ऊंचाई है, हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है। ठीक है, ये देखोगे आप यहाँ पर कितना भव्य नजारा लो, ऊपर बैठ जाओ ना तो वहां से तो क्या क्या दिखता है, सनसेट पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा दिखता है। इसके बाद दर्शनीय स्थलों में बात करें, केवल पचमढ़ी में इतनी सारी जगह हैं कि आप सप्ताह भर भी रोज घूमते रहो तो खत्म ना होंगी। ठीक है, जिनमें आप देखेंगे तो हांडी को बहुत अच्छी जगह है, चौरागढ़ ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की चौरागढ़ चोटी। ठीक है, जम्बूद्वीप है, मधुमक्खी का झरना है, मधुमक्खी का झरना नहीं है, बी फॉल कहते हैं उसको। और उसके पीछे की कहानी ऐसी है कि ये अंग्रेज घूम रहे थे और इनने भैया देखा तो पत्थर मार दिया, किसमें, वो जो लगते हैं ना शहद के, वो मधुमक्खियों के, है ना, तो वो छत्ते में क्या पत्थर अत्थर मार दिया, तो भैया वो इतनी मधुमक्खियां इनके पीछे भागने लग गई, तो अंग्रेज भागते 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 एक झरने में पहुंचे जहां छुप के इन्हें जान बचाई, तब जाके नाम उसका बी फॉल पड़ गया। और अच्छी जगह है वहां पर, वो छोटी छोटी सी मछलियां है ना जो काई खाती है, इतनी सारी है कि बैठ के आप मालिश करवा सकते हो फ्री में, है ना, 1000 रुपए दे के अपन बाहर से कराते, वहां फ्री में करा सकते हो, अच्छी जगह है। डचेस फॉल, यहाँ जाओ तो बहुत ही नीचे है, ये आपको जाना पड़ता है, और कई बार शेर का मूवमेंट है, जो टाइगर है मूवमेंट करता रहता है, तो कई जगहों पे तो बंद रहता है ये मैक्सिमम टाइम, लेकिन अच्छी जगह है यहाँ। इसके अलावा ये रीछ आप देख सकते हो, रीछ ग्रह है, यहाँ पे गुफा है, ये जटाशंकर की गुफा है, अपने आप में बहुत फेमस है। अप्सरा गुफा है, राजेंद्र गिरी उद्यान है, महादेव रॉक पेंटिंग है, रीछगढ़ है, बेगम पैलेस है, संगम टूर है, प्रियदर्शनी पाइट टूर है, राजेंद्र गिरी चोटी है, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, पांडव गुफा। पांडव गुफा की ऐसी कहानी है कि पांडव यहाँ ठहरे थे, लेकिन वो गुफाओं के दरवाजे बड़े छोटे हैं, तो वो कई बार लगता है कि भीम कैसे जाते होंगे, लेकिन ठीक है। हारपर गुफाएं हैं, भरतमीर गुफा है, सरदार गुफा है, द्रौपदी कुटी कुटी है, रविशंकर भवन है, रोमन कैथोलिक चर्च है, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इको पॉइंट है, यहाँ पर बहुत आवाजें आती हैं, गूंजती है वो आवाज इको पॉइंट में। ठीक है, सुसमासा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो अपने आप में फेमस है ही। तो ये बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं पचमढ़ी के केवल, है ना, और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। चलिए अमरकंटक की बात कर लें, इसकी भी बिल्कुल छटा निराली है, तीर्थ क्षेत्र का दर्शन मतलब पवित्र नगरी का दर्जा इनको दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख नदियां, मध्य प्रदेश की क्या, भारत की 3 प्रमुख नदियों में से इनका उद्गम होता है। एक तो भैया जो सबसे बड़ी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली, नर्मदा। इसके अलावा गंगा की बड़ी ट्रिब्यूटरी है सोन, और उसकी सहायक नदी है जोहिला। इन सब यहीं से निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक अनूपपुर जिले में पड़ता है, पहले साइडोल में पड़ता था लेकिन उससे अनूपपुर बन गया, तो वही मैकाल श्रेणी में स्थित है। 2005 में पवित्र नगर का दर्जा इसको मिल चुका है अमरकंटक को, और अमरकंटक समुद्र तल से 1065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और दूसरा हिल स्टेशन जो है, पहला तो पचमढ़ी ही है मध्य प्रदेश का, दूसरा क्या है, अमरकंटक है, तीसरा मांडू भी है, अभी उस पर भी हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। 2005 में अचनाकमार ये जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है। दुनिया के केवल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें 2 मध्य प्रदेश के शामिल हैं, एक तो पचमढ़ी, दूसरा अचनाकमार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये अमरकंटक में, यहाँ पर झरने भी देखने को मिल जाएंगे, उद्गम क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र तो है, बहुत सारे मंदिरों के समूह यहाँ पर है। ठीक है, तो जैन मंदिर भी है, हिंदू मंदिर भी है, 24 मंदिर इकट्ठे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अमरकंटक में देखेंगे तो एक तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देख सकते हो, जो नर्मदा कुंड से निकलती है। सोन मुड़ा जो वहां से सोन नदी निकलती है। माई की बगिया है, चरणोदक कुंड है, दुग्ध धारा है, कपिल धारा, ये दोनों जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर बने हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले यही जलप्रपात बनते हैं। ठीक है, धुनी पानी है, जलेश्वर महादेव मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, सबरी के बेर, कर्ण मंदिर है, सूर्य नारायण मंदिर है, बगीश्वर मंदिर है, कार्तिकेय मंदिर है, गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। इसके अलावा 11 रुद्र मंदिर भी है।
सर्वोदय जैन मंदिर है, कबीर चबूतरा है, कबीर जी यहीं पे दोहे गाते थे और अपनी चौपाल सजाते थे, कबीर चबूतरा के नाम से फेमस है। ठीक है, सो ये बहुत सारे स्थल हैं ऐसे जो देखने के लायक है। तीसरा बहुत फेमस जगह है ये, मतलब केवल मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की नहीं, ये दुनिया भर की बहुत फेमस जगह है, क्योंकि सभ्यता के, मानव सभ्यता के साक्ष्य जो है उद्गम के यहीं से देखने को मिलते हैं। भीमबेटका, जी हाँ, हम उसकी बात कर रहे हैं। भीमबेटका जो है ये तीसरी यूनेस्को की साइट है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। रायसेन जिले में ये भी पड़ती है मध्य प्रदेश के, जो आदि मानवों के द्वारा तैल चित्रों के लिए फेमस है, याद रखिए। तैल चित्र, जो गुफाओं में चित्रकारी करी हुई है, आदि मानव के समय की, मानव सभ्यता के विकास के समय की बात है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकरकर महोदय जो हैं, इन्होंने इसकी खोज करी थी 1957-58 में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको भूलना नहीं है। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है किसको, भीमबेटका की गुफाओं को। तो भैया ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कब किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, 2003 में। 3 विश्व धरोहर सूची है, 1986 में किसको, खजुराहो को किया गया, 89 में सांची को किया गया, और 2003 किसको कर दिया गया है, भीमबेटका की गुफाएं। ये 3 विश्व धरोहर सूची में शामिल, हमारी विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश की स्थल है। ठीक है, गुफाएं मध्य प्रदेश की प्राचीनतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। यहां से पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल मतलब बिल्कुल पाषाण काल की शुरुआत की बात चल रही है, जब से मानव का विकास माना जाता है। तो उन संस्कृति की गुफाओं का शैलाश्रय भी यहां से प्राप्त हुआ है। इनकी 600 से ज्यादा शैलाश्रय मिले हैं, 600 से ज्यादा आपको गुफाएं मिली हैं, जहां पर चित्रकारी भी मिली हुई है। इन गुफाओं की दीवारों में आदि मानव ने अपनी सृजनात्मक कलाओं की अभिव्यक्ति की है। उस समय बोल नहीं पाते थे, है ना, आदि मानव केवल सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। चित्रकारी इतनी शानदार करी हुई है कि आपको देखने में मजा आ जाएगा। ये देख पा रहे होंगे आप, ये भरतरी की गुफाएं हैं। भरतरी जो है, ऐसा कहा जाता है राजा विक्रमादित्य का नाम आपने सुना होगा, इनके बड़े भाई हुआ करते थे भरतरी, राजा भरतरी थे, फिर इनने राजपाट छोड़ के संन्यास धारण कर लिया। तो जहां त्याग तपस्या करी वो भरतरी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। ये उज्जैन में ही 12 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगी आपको उज्जैन से, जहां पर कलियादेह महल स्थित है, उसके पास ही ये गुफाएं बनाई हुई हैं। राजा भर्तरी जो हैं, इनकी स्मृति में परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवा दिया था। इन गुफाओं की कुल संख्या 9 है, और इनमें वर्तमान में केवल 5 गुफाएं ही अभी अस्तित्व में आपको मिलेंगी। रंगीन चित्रकारी भी आपको यहाँ पर इन गुफाओं में मिल जाएगी। ठीक है भैया। उदयगिरी की गुफाएं, जी हाँ, ये भी अपने आप में बहुत फेमस है। ये गुफाओं में भी चित्रकारी मिलेगी, मंदिर मिलेंगे। विदिशा जिला जो है उसके पास स्थित है। इनका प्राचीन नाम जो है नेचोगिरी हुआ करता था, नीचोगिरी। और 4वीं से 5वीं सदी के आसपास जो है राजा भोज के पौत्र थे उदयादित्य, इन्होंने इनकी क्या है भैया स्थापना करवाई थी। स्थापना क्या है, निर्माण करवाया था। 20 गुफाएं हैं जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। गुफाओं में 1 से 20, 1 और 20 नंबर की जो गुफा है, इन्हें जैन गुफा के नाम से जाना जाता है। और उदयगिरी में 1951 से क्या हो रहा है, 1951 से पुरातत्व सर्वेक्षण का जो भोपाल मंडल है उसके अधीन इनको सुरक्षित किया गया है। यहां पर गुप्त संवत 425-26 ईस्वी में उत्कीर्ण कुमार गुप्त का शासनकाल है ना, उनके अभिलेख मिल जाते हैं। इसमें शंकर नाम के व्यक्ति के द्वारा गुफा में प्रवेश के द्वारा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति जो है स्थापित किए जाने का उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ की मूर्ति यहां पर स्थापित करी गई थी। ठीक है भाई। प्रथम गुफा जो है 3 दिशाओं में शैलकृत है और एक दिशा में प्रस्तर खंडों से बनी हुई है। इस गुफा का नाम सूरज गुफा है। इसमें 7 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े कक्ष बने हुए। चौथी गुफा जो है इसमें शिवलिंग की प्रतिमा है और इसके प्रवेश द्वार पर मनुष्य वीणा वादन करते हुए दिखाए गए हैं। साथ ही साथ गुफा को बीन की गुफा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीन की गुफा कहते हैं। 13 फीट 11 इंच लंबी, 11 फीट 8 फीट चौड़ी है ये। 5वीं गुफा जो है इसमें बराह अवतार की प्रतिमा है। किसकी, विष्णु का बराह अवतार है, आपने सुना ही होगा। सो उसकी बराह गुफा के नाम से इसको जाना जाता है। 22 फीट लंबी, 12 फीट 8 इंच चौड़ी ऊंची ये गुफा है। इसके अलावा 13वीं गुफा शंख लिपि में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उत्कीर्ण है, जो विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से एक मानी जाती। कौन सी, शंख लिपि। ठीक है। शेषशाही विष्णु की मूर्ति यहाँ पर आपको, शेषनाग जो है ना वही शेषशाही विष्णु जी की मूर्ति यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो कि 12 फीट लंबी गुफा है ये। बाघ की गुफाएं भैया ये भी फेमस है। बाघिन नदी के तट पर है ये, धार जिले में
जो अपने आप में बहुत फेमस है। तो बाघ की गुफाएं धार जिले के कुक्षी, ये तहसील है, इसमें नर्मदा की एक सहायक नदी है बाघ नदी, इस पर ये बाघ की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित 5वीं से 7वीं शताब्दी की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं अजंता एलोरा का नाम सुना, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में पड़ती है। तो अजंता की गुफाओं के समान ही इनको माना गया है। इनकी खोज करी गई थी 1818 में। कब? 1818 में। डेगर फील्ड ये व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी। डेगर, डेगर करना यानी खोदना फील्ड पे, तो डेगर फील्ड इनका नाम है। 1818 में बाघ की गुफाएं इनने खोजी थी। कुल 9 गुफाएं हैं यहाँ पर, और भैया 5 गुफाएं ही अभी फिलहाल अस्तित्व में बची हुई हैं। बाघ की गुफाओं में रंगीन भित्ति चित्र जो है ये बने हुए हैं, इसके लिए ही ये प्रसिद्ध है। और बाघ प्रिंट जो है, बाघ प्रिंट के कपड़े मिलते हैं, जो कि यहीं का जीआई टैग है। यहीं पर बाघ की गुफाओं वाले ये बनाए जाते हैं। क्या आप देख पा रहे होंगे, ये गुफाएं हैं बाघ की, ठीक है। इन गुफाओं पर की गई चित्रकारी फ्रेस्को मुगल पेंटिंग इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेस्को मुगल पेंटिंग इनको कहा जाता है, चित्रकारी जो बाघ की गुफाओं में करी गई है। और बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्र जो हैं 1920 में चित्रकार मुकुल डे, और 1921 में हालदर नंदलाल, एल एन भावसार और मिर्जा इस्माइल बेग, इन प्रसिद्ध चित्रकारों ने इनकी प्रतिलिपियां भी बनाई हैं। बड़े बड़े चित्रकार हैं वहां पर, ये प्रतिलिपियां इनने बनाई हैं। गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। बाघ की गुफाएं। उज्जैन तो फेमस है ही भैया अपने आप में भैया। क्यों है ये? उज्जैन उस समय महा जनपद काल था, उस समय अवंती की राजधानी हुआ करता था। और उसके पहले भी इसका नाम महाभारत रामायण काल में कई बार मिल जाता है। ये प्राचीनतम ऐतिहासिक नगर कहलाता है। अनेक मंदिर हैं यहाँ पर, 108 से ज्यादा मंदिर हैं, याद रखिएगा। लेकिन प्रसिद्ध तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। हर 12 वर्षों में यहाँ पर कुंभ का मेला लगाया जाता है, सिंहस्थ कहा जाता है जिसको, है ना, शिप्रा के तट पर। महाकाल और महाकालेश्वर का प्रसिद्ध शिव मंदिर है यहाँ पर, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये। यहाँ पर जंतर मंतर भी है, जो सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनाए गए 5 जगह पे जंतर मंतर है, उनमें एक है जंतर मंतर। जयपुर के महाराजा जयसिंह ने 1733 ईस्वी में इसको बनवाया था। और भी 1853 में गोपाल के मंदिर का निर्माण भी कराया गया है। यहाँ पर संदीपनी ऋषि का आश्रम भी है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 3 किलोमीटर आगे मंगलनाथ का मंदिर है। संदीपनी ऋषि के आश्रम के 3 किलोमीटर आगे मंगलनाथ का मंदिर है। ये बस साल में एक बार खुलता है, जिसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मंगलनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है, याद रखिएगा। और अभी तो भैया उज्जैन में कॉरिडोर बन गया है, महाकाल कॉरिडोर बन गया है, जो कि और अच्छा लग गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो भव्यता में मतलब 4 चांद लग गए। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर भरतरी की गुफा है, जिस पर हमने डिस्कस किया हुआ है। उज्जैन प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और हर प्रकार से ये बहुत ही प्रमुख नगर रहा है। यहाँ पर आप, ये महाकाल जी हैं, ये इनका मंदिर है, ठीक है। सो बहुत फेमस है। मांडू भी भैया पर्यटन नगर है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी मांडू का अपना अलग महत्व है, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम शासकों की कार्यस्थली रहा है ये मांडू, है ना, धार में पड़ता है, याद रखिएगा। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भी है, और यहाँ पर आप चाहे तो घूम घाम भी सकते हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा है। अनेक प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सौंदर्य से घिरे पुराने भग्नावशेष, मांडू का किला, इसको होशंग शाह ने बनवाया था, याद रखिएगा। मांडू का किला, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। होशंग शाह की रानी थी रूपमती, और होशंग शाह और रानी रूपमती की प्रणय गाथाओं के गूंजते खंडहर, जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रानी रूपमती का झरोखा, नीलखंड मंदिर, ये सभी के सभी यहाँ पर मांडू में आप देख सकते हैं, और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 किलोमीटर दूर पर बाघ की गुफाएं हैं, जिसपे हमने डिस्कस कर लिया है। मांडू से आगे भोपाल, राजधानी के अलावा भैया बहुत महत्व है इस भोपाल नगरी का। क्यों है? हम बात करते हैं। हृदय स्थली तो है ही, राजधानी तो है ही मध्य प्रदेश की। पहले इसका नाम भोजपाल हुआ करता था, और इसका निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। इसके बाद नगर पर दोस्त मोहम्मद खां साहब,
जो थे इन्होंने जीता, क्योंकि बीच में फिर परमार वंश के बाद खाली हो गया था माहौल, ज्यादा कुछ था नहीं, है ना। और फिर दोस्त मोहम्मद खान ने शासन करा और फिर इनको प्रॉपर बसाया भोपाल को। ठीक है, यहाँ पर प्रख्यात झीलें हैं भैया, झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को, है ना। इसके अलावा BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका कारखाना भी स्थित है, ब्रिटेन की सहायता से स्टैब्लिश करा गया था। ठीक है, और बहुत सारी पहाड़ियां हैं, 7 पहाड़ियां हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। तो 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। ये बहुत सुंदर नगर है नया भोपाल। नया भोपाल देखो, पुराना भोपाल और नया भोपाल। पुराना भोपाल वो बिल्कुल शुरुआती समय का भोपाल है, नवाबों के समय का भोपाल है। नया भोपाल अब चूंकि राजधानी बन गया है तो डेवलप करना पड़ेगा आसपास का क्षेत्र, तो वो नया भोपाल हो गया है। वहां पर अलग अलग तात्या टोपे नगर, श्यामला हिल्स, लक्ष्मी नारायण गिरी, बिरला मंदिर भी है। ठीक है, सो यहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये राजा भोज की प्रतिमा है और ये तो VIP है ना, अपने आप में मजा आ जाता है देखने में यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या देखने लायक है, तो पुराना भोपाल, इस पुराने भोपाल में भैया इतनी मस्जिदें आपको मिल जाएंगी। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जी हाँ, वो भी यही स्थित है आपकी, याद रखिएगा। तो वो भी है आपकी। सबसे छोटी मस्जिद भी भोपाल में ही है पूरे एशिया की, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद इसको कहा जाता है। सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद हो जाती है। ठीक है, सो मस्जिदों का शहर भी कहलाता है पुराना भोपाल। इसके अलावा ताजुल मस्जिद जिसकी हमने बात करी हुई है, ये सबसे बड़ी मस्जिद, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। ठीक है भाई, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गुफा मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, बल्लभ संप्रदाय का फिजी मंदिर है ना, बड़देव महादेव का मंदिर है, जैन मंदिर है बहुत सारे, लाल घाटी में मंदिर है। भारत भवन 1982, इस पे हमने डिस्कस किया हुआ है। 1982 चार्ल्स कोरिया ने इसको बनवाया था और ये बहुत ही फेमस जगह है। वन विहार घूम फिर सकते हो आप यहाँ पर, और भी इतने सारे तमाम संग्रहालय हैं। प्रमुख प्रमुख संग्रहालयों में आप देख पाएंगे। तो मतलब भोपाल ही अगर आप घूमना चाहें तो 7-8 दिन तो रोज घूमेंगे तो भी नहीं घूम पाएंगे, महीनों लग जाएंगे, इतनी सारी जगह हैं अपने आप में ये घूमने की बात करें। बांधवगढ़, भैया बांधवगढ़ देखना है तो शेरों के लिए बांधवगढ़ प्रसिद्ध है पूरे भारत में। अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा बाघ यही पाए जाते हैं, और वो आपस में लड़ते हैं, निकल लेते हैं कुछ 2-4। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान तो है ही। 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। जबलपुर से 210 किलोमीटर की दूरी है, उमरिया के अंतर्गत पड़ता है। सफेद शेरों के लिए यह प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान। पुराणों और महाकाव्यों में यह क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है ना। अगर बात करी जाए तो बघेल राजाओं की राजधानी भी रहा है। बांधवगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भेड़ाघाट की बात करें, भेड़ाघाट तो भैया क्या है, जलप्रपात है। आपने देखा होगा नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास में ये निकलता है। जबलपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ाघाट, प्राकृतिक दृश्य, बहुत मनोरम दृश्य मिलता है। संगमरमर की चट्टाने हैं, उसके बीच से ये झरना बहता है जिसको बोलते हैं भेड़ाघाट। जी हाँ, तीव्र प्रवाह से बहती नर्मदा नदी 60 फुट की ऊंचाई से यहाँ पर नीचे गिरती है, और ये भेड़ाघाट जलप्रपात, जिसको धुआंधार कहा जाता है या बंदर कुंडनी भी कहा जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात्रि यहाँ पर नौका विहार भी करवाया जाता है। नौका से घूमो, क्या तो शानदार दृश्य होता है। इसके पास में 64 योगिनी का गोल मंदिर भी है। तीसरा गोल मंदिर है 64 योगिनी का। एक तो भैया मुरैना में है जिससे संसद भवन बना है, एक खजुराहो में, और तीसरा कहाँ है, बेड़ाघाट जबलपुर में है। ठीक है भाई, इसमें 81 मूर्तियां हैं। गौरी शंकर ये विख्यात मंदिर है। शिव पार्वती की नदी पर सवार मूर्तियां यहाँ पर शिलालेख हैं। यह जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भृगु ऋषि की कर्मस्थली इसको कहा जाता है। इसको भेड़ाघाट को इसीलिए उसका नाम भेड़ाघाट रखा गया है, याद रखिएगा। प्रमुख पर्यटन स्थलों में धुआंधार जलप्रपात, 64 योगिनी मंदिर, बंदर कुंडनी, ग्वारी घाट, लंबेटा घाट, तिलवारा घाट, पंचवटी घाट, गांधी स्मारक, मदन महल। मदन महल बहुत इंपॉर्टेंट महल है और स्टेशन भी है यहाँ पर। ठीक है, तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया है, याद रखिएगा। सो ये अपने आप में फेमस है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा का पूरा संगमरमर की ये पूरे पहाड़ हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है घूमने लायक। ग्वालियर ग्वालियर तो भैया महलों के लिए प्रसिद्ध है। सिंधिया साम्राज्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, तो सभी दुर्गों में जड़ित मणि के समान पूर्व का जिब्राल्टर जो है वो कहलाता है ग्वालियर का किला, है ना। ग्वालियर दुर्ग 300 फीट की इसकी ऊंचाई है और राजा सूरजमल के द्वारा 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। इसके अलावा सूर्य मंदिर शिलालेख, सूरज कुंड, मान मंदिर, गुजरी महल,
संग्रहालय, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, ये प्रमुख प्रमुख यहाँ पर क्या है आप देखने लायक जगह है। कहाँ पर? ये सारा ग्वालियर के किले में। इसके पास में और चीजें देखें तो सूफी संत मोहम्मद गौस का मकबरा है, जो तानसेन के गुरु हुआ करते थे, उनके पास में ही तानसेन का मकबरा है। फिर रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि भी यहीं पर है। महाराजा सिंधिया का संग्रहालय है, चिड़ियाघर, ये सारी चीजें यहाँ स्थित है। और ये अपने आप में एक औद्योगिक नगर तो है ही ग्वालियर, ठीक है। तो ये है भैया वो आपका ग्वालियर का किला। इसके अलावा आप चाहें तो जय विलास पैलेस घूम सकते हैं, ठीक है। चंदेरी, जी हाँ, चंदेरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर के समय चंदेरी का युद्ध हुआ था, जी हाँ। तो चंदेरी अशोकनगर जिले में स्थित है, 200 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर यह किला स्थित है। इसके अंतर्गत खूनी दरवाजा, चारों ओर से बनी बावड़ियां और सरोवर, बुंदेला राजाओं, मालवा के सुल्तानों के द्वारा अनेक भवन यहाँ पर निर्मित करे गए हैं। बूढ़ी चंदेरी 3 किलोमीटर दूर है इससे, और 15 किलोमीटर दूर धोबन मठ है, और बहुत सारी अन्य स्मारकें आप देख सकते हैं। ये चंदेरी, चंदेरी की साड़ियां तो भैया जीआई टैग है ही, विश्व प्रसिद्ध है ही। तो अपने आप में चंदेरी का भी बहुत ही पर्यटन में शुमार है। मंदसौर, जी हाँ, मंदसौर में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख पा रहे होंगे आप। जी हाँ, प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और इसी के पास से चंबल नदी जो है, गांधी सागर बांध बनाया गया है पास में, ठीक है। यहाँ पर ये पशुपतिनाथ का मेला भी लगता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरछा, जी हाँ, ओरछा भैया ये पर्यटन नगरियों में इसका भी बहुत शुमार है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शहरों वाली इसको शामिल किया गया है, ग्वालियर और ओरछा को। बुंदेला राजाओं का ऐतिहासिक स्थल है, झांसी से 19 किलोमीटर, झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ग्वालियर से 130 किलोमीटर दूर है ये, बेतवा के किनारे बसा हुआ ये क्या है, ओरछा नगर प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने लगा है, मध्य प्रदेश के 52वें जिले के अंतर्गत। चतुर्भुज मंदिर, जहांगीर महल, जो भैया जहांगीर के लिए बनवाया गया था, है ना, याद रखिएगा। लक्ष्मी मंदिर, राम मंदिर। ओरछा नगरी जो है वो अयोध्या के बाद, अयोध्या तो बाद की बात है, लेकिन हाँ, ओरछा हमेशा से राम राजा की नगरी कहलाता है। तो राम जी का शासन यहाँ पे चलता है, और राम मंदिर बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। शीश महल हो गया, राय प्रवीण महल है, ये बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध महल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद साहब, इन्होंने यहाँ पे साधना भी करी है, तो याद रखिए ये भी स्थल है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये जहांगीर महल आप देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है अपने आप में, तो आप जाओगे वहां से तो और मजा आएगा देखने में। शिवपुरी, जी हाँ, शिवपुरी भैया एक समय था जब सारा का सारा शासन जो है शिवपुरी से चलता था, सिंधिया वंश का, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, जहां शिकार खेलते थे सिंधिया राजवंश के राजा, ठीक है। तो शिवपुरी के निकट में झांसी से 57 किलोमीटर की दूर है ये, और यहाँ पर पिकनिक स्थल है, झील है, नौका विहार है, अन्य बहुत सारे वन्य और पक्षी वगैरह, आप पशु पक्षी देख सकते हैं, ये आकर्षण का केंद्र है यहाँ पे भैया। ये जॉर्ज कैसल भी है, और सांख्य सागर झील इत्यादि भी यहाँ पर बनी हुई है। गिन्नौरगढ़ का दुर्ग, गिन्नौरगढ़ के तोते तो बहुत फेमस है भैया। गिन्नौरगढ़ का दुर्ग जो है ये भोपाल के पास में स्थित है, 60 किलोमीटर दूर। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा उदय बर्मन के द्वारा, और गोंड शासक हुआ कर रही थी कमलापति, रानी कमलापति थी, याद रखिएगा। तो यही कमलावती, कमलापति अलग अलग नाम मिलते हैं, तो कमलापति जी ने इसका निर्माण करवाया था, और इनके नाम पर अब सबसे प्रमुख भारत का रेलवे स्टेशन, जो पहले रेलवे स्टेशन पीपीपी मॉडल पर बना, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खान से पहले ऐसा कहते हैं कि भोपाल के पास इनका शासन हुआ करता था, फिर दोस्त मोहम्मद खान ने स्टार्ट कर दिया इनके जाने के बाद, ठीक है। किले के निकट तोतों का क्षेत्र है, और गिन्नौरी तोते तो अपने आप में फेमस है। इन जो किला है ये जिस पहाड़ी पर बना है उसे असरफी पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असरफी पहाड़ी कहा जाता है। और इस दुर्ग के सभी महल जो है दर्शनीय हैं, अनेक इमारतें जो हैं ऐतिहासिक महत्व की हैं, पर्यटनों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र ये रहा है। बांदकपुर, आय है, दमोह के पास स्थित है, याद रखिएगा, हिंदू तीर्थ स्थल है ये बांदकपुर। भैया ये तो बात ही अलग है। किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है आपकी कुंडलपुर की। जी हाँ, कुंडलपुर में ये पूरे भारत का सबसे ऊंचा मंदिर बनने वाला है।
पूरे भारत का सबसे ऊंचा मंदिर जो बन चुका है, लगभग तैयारी पर है, फुल टू फिनिशिंग पे चल रहा है। ठीक है, ये भी दमोह में है, जैन तीर्थ स्थल है। नोहटा ये भी दमोह में स्थित है, बीना कटनी रेल मार्ग पर मिल जाता है। 12वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं की राजधानी रहा है। गुरैया और बेरमा ये नदियां हैं, इनके संगम पर ये बसा हुआ है। और शिव मंदिर है यहाँ पर, बहुत सारे जैन मंदिर हैं जो कि बहुत ही विश्वविख्यात है, नोहटा के जैन मंदिर। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है। चचाई जलप्रपात ये सबसे बड़ा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चचाई जलप्रपात रीवा में स्थित है, याद रखिएगा, 130 मीटर की ऊंचाई वाला मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। पुष्पगिरी ये देवास में पास में है, देवास के पास में। ठीक है, वहां पर जैन तीर्थ स्थल यही है। भरहुत का स्तूप सतना जिले में स्थित है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तूप है ये, बौद्ध धर्म से संबंधित मौर्यकालीन साक्ष्य आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ये देख पा रहे हो। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे। बिलौआ की गुफाएं ये भैया ग्वालियर के पास पड़ता है बिलौआ, 12वीं शताब्दी की ये गुफाएं हैं। यहाँ पर शैलकृत प्रतिमाएं हैं जैन और हिंदू धर्म से संबंधित। प्रगेंद्र नाथ की गुफाएं, जी हाँ भैया, रायसेन के पाटनी गांव में है, यहाँ जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी, 2009 में इनकी खोज हो गई थी। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं घूमने लायक मध्य प्रदेश की, जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। शंकराचार्य की गुफाएं, जी हाँ, ओमकारेश्वर जिला खंडवा जिसकी हमने बात करी थी, वहां आपको शंकराचार्य जी ने शिव की आराधना करी थी, तो उनकी गुफाएं हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एकात्म योग यात्रा के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, धातु इकट्ठा करके इनकी विशाल प्रतिमा बनाने की बात चल रही, किसी शंकराचार्य जी की। पांडव गुफाएं, ये पांडव की गुफाएं हैं पचमढ़ी में, जहां पर पांडवों का अज्ञातवास गुजरा था ऐसा बोलते हैं। और ये दरवाजे छोटे हैं, गया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई फिर भीम कहाँ रहते होंगे। ठीक है, मारा की गुफाएं, मारा की सारा मारा मारू सिंगरौली में मिलेंगी, बौद्धकालीन गुफाएं हैं ये यहाँ पे मारा की गुफाएं, जो दर्शनीय स्थल हैं, आप पर्यटन की दृष्टि से जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे पर्यटनों की हमने बात कर ली। अब है मध्य प्रदेश में संग्रहालयों की बात कर ले, कौन कौन से प्रमुख संग्रहालय हैं। तो भैया सबसे पहले मध्य प्रदेश में संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय, इनकी स्थापना करी गई 1956 में। इसका 1994 में राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया, राजकीय अभिलेखागार। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में पुरातत्व संपदा के सर्वेक्षण, चिन्हांकन, छायांकन, संकलन, संरक्षण, प्रदर्शन, उत्खनन और अनुरक्षण के उद्देश्य से क्या किया गया, अलग अलग स्थानों पर संग्रहालय स्थापित कर दिए गए, ताकि वो मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक धरोहर है, पुरातात्विक धरोहर है, उसको समृद्ध किया जाए, संरक्षित किया जाए। सो मध्य प्रदेश में 12 केंद्रीय संग्रहालय हैं। कितने? 12 केंद्रीय संग्रहालय हैं, 5 राज्य स्तरीय संग्रहालय हैं और 14 जिला स्तर के संग्रहालय हैं। साथ ही साथ 7 स्थानीय संग्रहालय भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे निजी और शासकीय अनुदान प्राप्त संग्रहालय भी स्थापित किए गए हैं मध्य प्रदेश में, ताकि ये सारी की सारी संपदा को संरक्षित किया जा सके। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, इंदौर की स्थापना 1923 में होलकर शासन के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में हुई थी और इसका नाम नवरत्न मंदिर रखा गया था। बाद में 1929 में राज्य में यत्र तत्र बिखरी जितनी भी पुरातत्व वस्तुएं हैं उनके संग्रह के लिए संग्रहालय की स्थापना कर दी गई और 1931 में इसको केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा प्राप्त हो गया। 1975 में संग्रहालय में मुद्राओं का भी प्रदर्शन किया गया है और इसमें देवी अहिल्या मुद्रा वीथिका है, जिसमें अहिल्याबाई जो शासिका थी इंदौर की, होलकर वंश की, उनकी बहुत सारी मुद्राएं आपको देखने को मिल जाती हैं। 1977 मंदसौर जिले के हिंगलाजगढ़ से जो भी पुरातात्विक प्रतिमाएं हैं, कलाकृतियां हैं, उनको यहां संग्रहालय में लाया गया है इंदौर वाले में। 1980 में हिंगलाजगढ़ कला वीथिका की स्थापना यहां पर करी गई और उसके बाद बाघ की गुफाएं जो हैं धार में हमने जिसकी बात करी हुई है, उनकी प्रतिकृतियां जो LN भावसर हो गए, बिरजा इस्माइल बेग हो गए, इनके द्वारा बनाई गई थी, उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। कहाँ पे? केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में। इसके अलावा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भैया इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। ये भैया केंद्रीय संग्रहालय है, याद रखिएगा, भोपाल में स्थित है। पहले दिल्ली में स्थित किया गया था लेकिन जगह कम थी तो इसको चेंज करके स्थानांतरित कर दिया भोपाल में। जी हाँ, 21 मार्च 1977 भोपाल में स्थापना करी गई थी। इसका नामकरण जो है 1985 में
इंदिरा गांधी जी के नाम पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नाम कर दिया गया और मानव सभ्यता से जुड़े उनके विकास से लेके बिल्कुल अभी तक आधुनिक सबसे बड़ा संग्रहालय उससे संबंधित आपका ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जहां सारे साक्ष्य मानव सभ्यता के मिल जाएंगे आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्रीय संग्रहालय है, याद रखिएगा। ठीक है, इस संग्रहालय में जनजातीय विकास, उनकी लोक कलाओं, भवनों की विशेषताएं हैं, उनकी प्रदर्शनियां स्थापित करी गई हैं और प्रमुख रूप से आदिवासी प्रजातियां कौन कौन सी, टोंडा, बराली, कोडो, कचरी, कोटा, सोबरा, गडेव, कुटियार, अगरिया, राजवत, करवी, भील, इन सब की झोपड़ियां इत्यादि, बस्तर, रथ, मुड़िया लोगों का घोटल प्रथा जो है 110 फीट लकड़ी से बना हुआ, शैल चित्र की प्रदर्शनी इत्यादि, ये सारी चीजें आप जाके देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मतलब ये मान के चलिए कि आप ये संग्रहालय ढंग से अगर देखें तो 7 दिन अकेले इस संग्रहालय को देखने में लग जाएंगे, ये मैं दावा देता हूँ। इतनी बड़ी जगह में फैला हुआ है, विस्तृत है। ठीक है, राज्य संग्रहालय तो भोपाल का है ही, जिसमें आपको पूरी सामग्रियां मिल जाएंगी पुरातत्व से संबंधित, ऐतिहासिक संबंध की। नए भवन का उद्घाटन 2 नवंबर 2005 को उस समय के मुख्यमंत्री तत्कालीन बाबूलाल गौर जी जो थे, अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। और इस संग्रहालय की स्थापना 1887 में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से करी गई थी। किस संग्रहालय? एडवर्ड संग्रहालय के नाम से करी गई थी, जिसको बाद में फिर 1909 में सुल्तान जहां बेगम, जो भोपाल की नवाब साहिबा थी, उनके द्वारा अजायब घर के नाम से केंद्रीय ग्रंथालय भवन में इसको संचालित कर दिया गया। फिर भैया 1964 की अगर बात करें तो राज्य सरकार ने इसको अधिकृत कर लिया और इसके बाद से ये राज्य संग्रहालय के रूप में चल रहा है। इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक, बिल्कुल शुरुआत, इतिहास के शुरुआत से वस्तुएं जैसे घुघुआ जीवाश्म उद्यान से प्राप्त जीवाश्म बीथिका है, जिसमें आपको डायनासोर के अंडे का छिलका मिल जाएगा देखने को। जी हाँ, मैंने देखा है। हथनौरा से प्राप्त हाथी दांत के, तो बड़े बड़े हाथी दांत रखा है, एक बहुत बड़ा, इसमें तो नहीं है फोटो, मैंने देखा है, तो वहां आपको उसके साक्ष्य मिल जाएंगे और जीवाश्मों के साक्ष्य मिल जाएंगे। बहुत सारी आपको मूर्तियों की विधिका मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे हथियार से संबंधित हो, स्टाम्प से संबंधित हो, सिक्कों के लिए मतलब मुद्रा विधिका, हर एक चीज आपको मिल जाएगी देखने को। और ये अगर ढंग से देखोगे तो 2-3 दिन आपको वहां पे लग जाने वाले हैं। ठीक है, रानी दुर्गावती संग्रहालय है, जबलपुर में केंद्रीय संग्रहालय है। गोंड रानी हुआ करती थी, गोंड शासिका थी रानी दुर्गावती को, कौन नहीं जानता, वीरांगना रही है। और एक वीडियो पड़ी है चैनल पे, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस संग्रहालय की स्थापना जबलपुर जिले में 1975 में करी गई थी और 4 दीर्घाएं हैं, एक कलाबीथिका है जिसमें 6163 अवशेष संग्रहित करके रखे हुए हैं इस संग्रहालय में रानी दुर्गावती से। तुलसी संग्रहालय है भैया सतना में, रामबन के नाम से ये फेमस है। इस संग्रहालय में विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य क्षेत्र यानी विंध्यांचल श्रेणी के आसपास बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, उसकी पुरातत्व संपदा जो है एकत्र कर ली गई है और जितनी मिल पाई है उसके उद्देश्य से यहाँ पर बाबू शारदा प्रसाद जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 1936 में रामवन आश्रम यहाँ पर स्थापित हुआ और भैया 1939 में मानस संघ ट्रस्ट है उसकी स्थापना करी गई। 1959 में तुलसी संग्रहालय यहाँ पर स्थापित कर दिया गया, जिसको 1978 में संग्रहालय मध्य प्रदेश पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अंतर्गत इसको अधीन कर लिया गया। तब से यहाँ पर सारी चीजें संग्रहित की गई है। 9 कक्ष हैं इस संग्रहालय में और अन्य कलाकृतियां जो हैं उनके लिए बीथिकाएं बनाई हुई हैं। इस संग्रहालय में 2368 पुरावशेष जो हैं संग्रहित करे हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में गुजरी महल है, जो रानी गुजरी हुआ करती थी, किसकी? राजा मान सिंह की जो प्रमुख पत्नी हुआ करती थी, प्रेमिका थी। संग्रहालय ग्वालियर जिले में स्थित है। 1913-14 में ग्वालियर के जो तत्कालिक महाराजा थे माधवराव सिंधिया जी, इन्होंने स्वर्गीय MB गिरवे के निर्देशन में पुरातत्व विभाग का गठन कर इसे संग्रहालय बनाया था और 1922 में संग्रहालय की स्थापना ग्वालियर के गुजरी महल में कर दी गई है, जिसे महाभारत की रियासतों से प्राप्त पुरा सामग्रियों को यहाँ पर स्थापित करके रखा हुआ है, संकलित किया हुआ है। इसके बाद आदिवासी संग्रहालय है पातालकोट में। पातालकोट छिंदवाड़ा में पड़ता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट 20 अप्रैल 1954 को स्थापित किया गया संग्रहालय है। श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय के नाम से इसको जाना जाता है। और इस संग्रहालय में जो जनजाति है, सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती भारिया जनजाति, जो इस क्षेत्र में
पाई जाती है पातालकोट में। ठीक है, सो सांस्कृतिक धरोहर, उनकी कला, शिल्प, है ना, देवी देवताओं की मूर्तियां, प्रतिमाएं, जो भी है आस्था से संबंधित चीजें, सब यहाँ पर संग्रहित करके रखी हुई हैं संग्रहालय में। ठीक है भैया, अब जिला स्तर के संग्रहालय देखें तो जिला संग्रहालय जो है विदिशा का 1964 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में 1700 पुरावशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। होशंगाबाद का जो पुरातात्विक संग्रहालय है इसको 1983 में स्टैब्लिश करा गया था, है ना, और 200 पुरावशेष यहाँ पर संकलित करे हुए। राजगढ़ का जो पुरातात्विक संग्रहालय है भैया 1975-76 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा देवास का पुरातात्विक संग्रहालय है भैया मल्हार स्मृति मंदिर 1939 से इसको स्थापित किया गया था और 1992 में क्या है भैया, इसमें पाषाण की प्रतिमाओं का संकलन है, परमारकालीन, शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं रखी हुई हैं। रीवा का जो पुरातात्विक संग्रहालय है इसे भैया 1988 में महाराजा वेंकट रमण जुदेव जी की स्मृति में स्थापित किया गया था और 468 पुरावशेष यहाँ पर संग्रहित करके रखे हुए। यशोधर्मन संग्रहालय है मंदसौर में 1982-83 में इसको स्थापित किया गया था। 1997 में नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया और मंदसौर जिले के अलग अलग स्थलों से जो प्राप्त शैव, वैष्णव, देवी देवताएं हैं, जैन संप्रदाय से संबंधित पाषाण की प्रतिमाएं हैं, उन सबको संकलित करके रखा हुआ है। यहाँ पर सप्त मातृका, अंबिका, चामुंडा, हारीति, अर्धिराती, ये सभी की सभी प्रतिमाएं हैं देवियों की। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। टीकमगढ़ जिले में पुरातात्विक संग्रहालय है, उसे 1990 में वीर सिंह देव बुंदेला जी, जो बुंदेला शासक रहे हैं, इनके नाम से निर्मित जहांगीर महल टीकमगढ़ में इसको स्थापित किया गया है। 31 पुरावशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। संग्रहालय में स्थानीय आसपास की पाषाण प्रतिमाओं को, तती स्तंभों को, शिलालेखों आदि को संग्रहित यहाँ पर करके रखा गया है, प्रदर्शित किया जाता है। कसरावद, ये खरगोन में पड़ता है, यहाँ पुरातात्विक संग्रहालय है। इसे कसरावद तहसील में खरगोन की 25 जुलाई 2003 को स्थापित किया गया था। 212 पाषाण प्रतिमाएं हैं, एक लोहे की तोप रखी हुई है, खलगाट है, कटनेरा है, ये सारी चीजें पुरातात्विक साक्ष्य जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। पात्रावशेष हैं, हाथी दांत की चूड़ियां हैं, कांच की चूड़ी है, मनके हैं और भी बहुत सारी सामग्रियां यहाँ प्रदर्शित करी जाती हैं। मंडला का पुरातात्विक संग्रहालय है, जिला पुरातात्विक 1976 में स्थापित किया गया था और पाषाण प्रतिमाओं का संकलन किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जीवाश्मों का संग्रह भी यहाँ पर मिल जाता है देखने को। जीवाश्म संग्रह की दृष्टि से प्रदेश का पहला संग्रहालय इसको माना जाता है। 610 पुरावशेष इसके अंतर्गत संग्रहित करके रखे हुए हैं। फिर भी अब बात कर लें शहडोल का, जो जिला पुरातात्विक संग्रहालय है, 1981 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और भाई साहब विंध्य क्षेत्र के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिलों से जो भी कलाकृतियां प्राप्त होती हैं उनको संग्रहित किया जाता है। हिंदू और जैन धर्म की बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करें धार जिला का, तो पुरातात्विक संग्रहालय है। 1902 में इसको तत्कालीन धार रियासत के शासक थे महाराजा उदाजीराव पवार, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था और प्राचीनतम संग्रहालयों में से एक माना जाता है। पहले विक्टोरिया लाइब्रेरी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। 1939 तक यह संचालित रहा। उसके बाद इसे उटावद दरवाजा स्थित चर्च भवन में स्थानांतरित कर दिया गया और 2010 से यह संग्रहालय धार के किले में स्थित है भैया, याद रखिए। चलिए भैया, पन्ना का जो जिला पुरातात्विक संग्रहालय है 1988 में स्थापित किया गया था और गुप्त, चंदेल, कलचुरी, ये जो राजवंश रहे उनके समय की पाषाण प्रतिमाओं को संग्रहित किया गया है। इसके अलावा चांदी और तांबी के बहुत सारे सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे। संग्रहालय में नानचाक से प्राप्त उत्तर गुप्तकालीन विशालकाय शिव द्वारपाल की प्रतिमा जो है यहाँ पर विशेष आकर्षण का केंद्र है। स्थानीय संग्रहालयों की बात कर लें तो भैया गंधर्वपुरी देवास में यह संग्रहालय स्थित है। 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। पाषाण प्रतिमाओं का संकलन है, परमारकालीन, शैव, वैष्णव, देवी देवताओं की और जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं हैं। आशापुरी रायसेन में ये 1965-66 में एक स्थानीय संग्रहालय स्टैब्लिश किया गया था और इस संग्रहालय में आशापुरी गांव में बहुत सारे संग्रहित प्रतिमाओं का सुंदर संकलन मिल जाता है। याद रखिएगा, परमार कला की यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्रदर्शित की जाती हैं। पिछोर ग्वालियर में है स्थानीय संग्रहालय, 1977 में इसको स्थापित किया गया था। पाषाण प्रतिमाएं जो हैं बहुत ही सुंदर संग्रह किया गया है यहाँ पर और क्षेत्रीय कला का प्रदर्शन मिल जाता है। भानपुरा मंदसौर में, भानपुरा तहसील है ना, जी हाँ, वहाँ स्थानीय संग्रहालय है। 1958-59 में यह पश्चिमी मालवा में स्थित संग्रहालय हुआ करता था। यशवंतराव होलकर जो हैं, इनकी छतरी इस परिसर में स्थित है। भानपुरा और आसपास के क्षेत्र में
जो भी डूबा हुआ क्षेत्र था, गांधी सागर जब झील बना रहे थे, तो हिंगलाजगढ़ की कलाकृतियां इत्यादि सब इसी में संग्रहित करके रखी हुई हैं, याद रखिएगा। कुंडेश्वर, कुंडेश्वर टीकमगढ़ में है और स्थानीय संग्रहालय है यहाँ पर कुंडेश्वर में। इस संग्रहालय में 130 पाषाण की प्रतिमाओं का संकलन किया गया है, संग्रह है। 6ठी शताब्दी से 14वीं 15वीं शताब्दी तक की ये प्रतिमाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। चंदेरी अशोकनगर में पड़ता है, स्थानीय संग्रहालय है। यहाँ 1991 में इसको स्थापित किया गया था और भी यह पाषाण की प्रतिमाएं हैं बहुत सारी, इनमें क्षेत्रीय कला का नमूना आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय है, ये महेश्वर में जो खरगोन में पड़ता है। 1974 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और निमाड़ क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रहालय है, वहां की जो भी प्रतिमाएं हैं, पुरातात्विक सामग्रियां हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा रानी अहिल्याबाई जी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजों का प्रदर्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं समाधि स्थल और मकबरे जो मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सो तानसेन का मकबरा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये भैया बहुत बड़े संगीतकार हैं, नवरत्नों में शुमार थे अकबर के। इनका मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा मुगल कालीन कला का बहुत ही सुंदर नमूना प्रदर्शित करता। मोहम्मद गौस जो इनके गुरु जी थे, किसके? तानसेन के, इनका भी मकबरा वही पास में ही है, साथ में ही है एक्चुअली, ठीक है। सूफी संत है, तानसेन के मार्गदर्शक रहे। मोहम्मद गौस का मकबरा तानसेन के मकबरे के पास में ही स्थित है, ग्वालियर दुर्ग के बाहर बना हुआ है। महारानी सांख्य राजे सिंधिया, इनकी समाधि जो है शिवपुरी में स्थित है, वहीं पर सांख्य सागर झील भी स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। सांख्य सागर के निकट स्वर्गीय माधवराव सिंधिया प्रथम ने अपनी माता, उनकी माता थी कौन? सांख्या राजे सिंधिया, इनकी स्मृति में यह समाधि बनवाई हुई है। बड़ी भव्य समाधि यहाँ पर बनी हुई है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर से 17 किलोमीटर की दूर बरेला गांव, यहीं पर ये लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, ठीक है। सो रानी दुर्गावती जी की समाधि यहाँ पर है। गोंड वंश की शासिका रही हैं, अंतिम शासिका, और मुस्लिम सेना पर इन्होंने क्या है, सतीत्व की रक्षा से आत्महत्या कर ली थी। मृत्येंद्र नाथ पीर की समाधि, ये भैया फकीर रहे हैं, संत रहे हैं, मत्स्येंद्र नाथ इनको कहा जाता है। इनकी समाधि उज्जैन में स्थित है, जो श्रद्धा का केंद्र है। बाजीराव, पेशवा बाजीराव मस्तानी का नाम सुना होगा, वो मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, जी हाँ। तो पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में स्थित है। इसके अलावा मुमताज महल का नाम आपने सुना ही होगा, जी हाँ। मुमताज महल जो है, जिनके नाम पर ताजमहल बनाया गया है, तो उनकी शुरुआत में कब्र जो थी वो कहाँ थी? बुरहानपुर में स्थित थी, जी हाँ, याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ताजमहल बनने के बाद उसको शिफ्ट किया गया था ताजमहल में, ठीक है। सो शुरुआत में बुरहानपुर में उनकी कब्र हुआ करती थी। होशंग शाह का मकबरा, ये मांडू में है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें विशेषता है पर्शियन शैली, पर्शियन शैली में यह मकबरा बना हुआ है और भारत में संगमरमर की पहली इमारत इसको माना जाता है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, ये भोपाल में स्थित है ना, और संगमरमर से निर्मित ये स्थापत्य का नमूना है। तानसेन के मकबरा की हमने बात कर ही ली है। गौस मोहम्मद का मकबरा की बात कर ली, रानी दुर्गावती की समाधि की बात कर ली। हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई, जी हाँ, लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में ही स्थित है। 1857 में खूब लड़ी मर्दानी, वह तो फांसी वाली रानी थी। 1857 की बहुत ही बड़ी वीरांगनाओं में इनका नाम आता है और इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महारानी सांखराजे सिंधिया की बात हमने कर ली। रानी अवंतीबाई, जी हाँ, अवंतीबाई जो है ये भी वीरांगना रही हैं। मंडला में गढ़ मंडला जिसको कहा जाता है, गोंड वंश की शासिका रही हैं, गढ़ मंडला की शासिका, इनकी मंडला में समाधि स्थित है। झलकारी बाई, जी हाँ, झलकारी बाई जो है रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका हुआ करती थी, तो इनकी भी वही समाधि है ग्वालियर में, याद रखिएगा। गिरधारी बाई, गिरधारी बाई जो है रानी अवंतीबाई की सहायिका हुआ करती थी, अंगरक्षिका हुआ करती थी, तो इनकी समाधि भी मंडला में है। वहीं उनकी समाधि के पास रानी अवंतीबाई की समाधि के पास अब्दुल्ला शाह चंगल, इनका मकबरा धार में स्थित है। धार के किले में दिल्ली सल्तनत के समकालीन ये इमारत है जो कि बहुत फेमस है। बैजू बावरा की समाधि, बैजू बावरा भैया बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, तो भैया चंदेरी में इनकी समाधि स्थित है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पर्यटन पुरस्कार की बात कर लें, आखिरी चीज है ये। मध्य प्रदेश में पर्यटन से संबंधित बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक विकास के उद्देश्य से मध्य प्रदेश का नाम सबसे अग्रणी राज्यों में आता है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के लिए लगातार 3 बार 2014, 15, 15, 16 और 16-17 में भारत सरकार के द्वारा पर्यटन अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार को, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा
मध्य प्रदेश को 10 पर्यटन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ प्रथम बार हॉल ऑफ फेम पुरस्कार भी मध्य प्रदेश को दिया गया था। तो इतने सारे पुरस्कार। इसके अतिरिक्त प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म, बेस्ट फिल्म प्रमोशन पॉलिसी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो मध्य प्रदेश में भैया फिल्म के विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, यहाँ पर सब्सिडीज वगैरह दी जाती है। तो भैया बहुत सारे फिल्म निर्माता जो है मध्य प्रदेश में आके फिल्म बना रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मध्य प्रदेश में बन चुकी हैं। पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत मध्य प्रदेश को 8 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं, जिनमें सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया, इस कैटेगरी में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का दर्जा मिला है। इसके अलावा स्वच्छ पर्यटन स्थल में वेस्टर्न रीजन में पुरस्कार मिला है नगर निगम उज्जैन को। बेस्ट मेंटेन्ड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट्स के लिए शिव मंदिर जो भोजपुर है उसको मिला है अवार्ड। एयरपोर्ट में बात करें, एयरपोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया में, तो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर को ये अवार्ड मिला है। एक्सेलेंस इन पब्लिशिंग हिंदी कैटेगरी के लिए मालवा के भित्ति चित्रों को यह अवार्ड मिला है। बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन पब्लिसिटी मटेरियल के लिए भोपाल ब्रोशर्स को यह अवार्ड दिया गया था। बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड वेस्टर्न सेंट्रल रीजन में पेंच टाइगर रिजर्व के गाइड जो हैं श्री सुभाष भावरे को बेस्ट गाइड का खिताब दिया जा चुका है। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टैब्लिशमेंट अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी मंडला जिले को क्या है, कान्हा नेशनल पार्क जो गांव है उसमें पटपरा, इसके होम स्टे कोर्ट यार्ड हाउस को यह अवार्ड दिया गया था। तो इतने सारे अवार्ड आपको मिल चुके हैं। और इसी के साथ भैया ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश का पर्यटन, धार्मिक स्थल और जो भी घूमने लायक चीजें हैं, पुरस्कार हो गए, संग्रहालय हो गए, मकबरे हो गए, इन सारी तमाम चीजों पे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हमने कर लिए कंप्लीट। अब भी अगर कोई डाउट बचा हो, तो मुझे नहीं लगता कि बचा होगा, लेकिन अगर फिर भी बचा हो तो जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए इस वीडियो को, और अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की इसी चैनल पर आपकी हो जाए। और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए